कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरविंद नारायण मिश्रा और आज हम हैं डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के साथ। लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश का गौरव डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह को स्वाभाविक रूप से सब लोग मानते हैं और जानते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोक संगीत, लोक संस्कृति, लोक रिवाज, तीज त्योहार, उस पर वो एक अथॉरिटी हैं और इसको उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठा लोक व्यवहार को दिलाई है वो अद्वितीय है। 124 पुस्तकों का लेखन और संपादन, ये है वो विपुल संपदा जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। मैं उनके संपर्क में रहा हूँ और मैंने देखा है कि परिवार का दायित्व, सरकारी नौकरी का दायित्व और उसके साथ घर के सारे कामों को खुद सुपरवाइज करने का दायित्व। विद्या बिंदु जी, आपका जीवन एक प्रेरणा है समकालीन महिलाओं के लिए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर साहब, एक हम लोगों का परसेप्शन है कि आपकी आयु में जब आप बड़ी हो रही होंगी उस समय माता पिता की प्रेरणा ज़रूर रहती है पढ़ाई लिखाई के लिए और अच्छा करने के लिए। कोई आपको ऐसा किस्सा याद हो बचपन का? जी, मेरे पिताजी अध्यापक थे और माँ बहुत व्यवहार कुशल थी। जी तो पिताजी बहुत सरल भी थे और लोग उनको कहते थे कि इतने सरल हैं कि लोग इनको ठग लेंगे। जी और गांव में ही पैदा हुई, गांव में ही जीवन बचपन बीता। जी तो गांव की संस्कृति, वहाँ के से विवाह संस्कार के जो गीत होते हैं या ऋतु गीत हैं जी या कोई भी संस्कार होता था तो जी जो गीत सुनती थी, कथाएं, व्रत कथाएं सुनती थी, जी तो मुझे लगता था कि क्यों इतने दिन से ये चली आ रही हैं, बार बार वही सुनने पर फिर नया क्यों लगता है। जी और उनके प्रति मेरी रुझान बढ़ती गई। जी फिर बीए तक प्राइवेट पढ़ती जी। रही, बीए में पढ़ रही, तभी शादी हो गई जी और उसके बाद एमए शादी के बाद मेरे पति ने आगरा कॉलेज मेरा दाखिला कराया। जी जी तो पिताजी ने यही कहा था कि मैं सबका विरोध झेल कर तुम्हें स्कूल भेज रहा हूँ, पढ़ने की अनुमति दे रहा हूँ जी कि तुम ये सिद्ध, जैसा कि आपने बताया, कि तुम ये सिद्ध करो कि पढ़ लिख करके लड़कियां अच्छी बनती हैं और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी होती हैं। जी वे सब काम अच्छी तरह करती हैं जी और संस्कार देती हैं। जी तो वो मेरे लिए कसौटी थी जिसको मैंने पिता का आशीर्वाद मान करके स्वीकार किया और हमेशा ये लगा रहा था मुझसे कोई गलती न हो जाए। फिर विवाह के बाद मेरे ससुर जी ने, जब पहली बार मैं भोजन उनको परसा, मैंने जी छुआ खवाई देते हैं ना, तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए। जी तो ये था कि अब बीए कर लिया, शादी हो गई, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी। जी तो मैंने अपनी सास से कहा कि बाबू जी से कह दीजिए मुझे पढ़ने की अनुमति दे दें। जी तो उनके हाथ का कौर ऐसे रुका रह गया और वो बोले ठीक है, हम तो नहीं चाहते थे, हम अब पढ़े लिखे क्या करेगी, पढ़ लिख के नौकरी थोड़े करना है। हाँ हम लोग के यहाँ बहुओं से नौकरी कराना अच्छा नहीं मानते, जी लेकिन जब उसका मन है तो पढ़े, लेकिन नौकरी नहीं करेगी। जी। जीवन में अपने फिर बुजुर्गों नौकरी की शुरुआत कहाँ से हुई विद्या जी? नौकरी मैंने 2-3 जगह अध्यापकी की। जी एक नगर पालिका के स्कूल था प्रतापगढ़ में, जी तो वहाँ मैंने संस्कृत पढ़ाने के लिए ऐसे ही भर दिया था फॉर्म और सहेलियों के साथ, तो उसमें आ गया। तो आईजीडी बॉम्बे मैंने किया था, जी तो उसकी वजह से मुझे एलटी ग्रेड मिल गया। जी तो केवल 3 महीने पढ़ाया था और जी। शादी तय हो गई। छोड़ के आना पड़ा। जी। आपकी लेकिन पहचान हिंदी संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह है शहर में और हिंदुस्तान में।
तो ये हिंदी संस्थान में कैसे आपका ये प्रवेश हुआ फिर? हिंदी संस्थान में संपादक का पद, विज्ञापित हुआ? प्रधान संपादक का जी। विज्ञापित हुआ, जी तो मैंने भर दिया ऐसे ही। जी मुझे लग रहा था मेरा तो होना नहीं है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैं बैठ के वहाँ कुछ प्रूफ वगैरह देखा करती थी, जी। शो किया तब जाती तक थी वहाँ आपके कोई पब्लिकेशन आपके हुए थे कि नहीं? की। एक किताब छपी थी, अच्छा, कौन सी पहली किताब कौन सी ये थी? है अवधि लोकगीत समीक्षात्मक अच्छा, अध्ययन। ओके ओके। तो सम्मेलन में जो पत्रिका निकलती थी राष्ट्रधर्म, जी तो मैं वहाँ लाइब्रेरी बड़ी रिच थी, जी तो इलाहाबाद में इनकी पोस्टिंग थी मेरे जी पति की, जी तो मैं सम्मेलन में जाया करती थी। हम्म, और वहाँ पढ़ते पढ़ते तो लोगों ने कहा कि आप आती हैं तो कुछ काम कर दीजिए यहाँ जी का। तो इस तरह वहीं से पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया था। जी तो उन्होंने कहा, श्री कृष्णदास जी ने, कि बेटा ये छपास की बीमारी जो है छोड़ दो। तो मैं कुछ लेके गई, हमने कहा ये बाबूजी ये लिखा है मैंने, कैसा है देख लीजिए, छपने को भेजना है। हाँ, बोले अगर तुम छपास की बीमारी पत्र पत्रिकाओं में भेजने के हो तो इसी में रह जाओ, गंभीर अध्ययन नहीं कर पाओगे। सही कहा। तो फिर मैंने कहा फिर क्या करूं, कहें किताबें लिखो, अच्छे अच्छे निबंध लिखो, खूब पढ़ो पहले। तो ये प्रेरणा उनसे मिली। एक हमारी बीएड की अध्यापिका थी, उन्होंने मेरे जीवन में जी उनकी लाइनें भी, जब सब लोग विदा होने लगे तो मैं गई, पहले ऑटोग्राफ लिखवाने का बड़ा शौक था ना, जी तो मैंने कहा कि इसमें लिख दीजिए। तो उन्होंने लिखा, पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा बीएड कर लिया है, अब लोग कह रहे हैं नौकरी करनी नहीं लेकिन पढ़ाई पूरी हो गई। तो उन्होंने लिखा, जीवन का यह अंत नहीं है शांत भवन में टिक रहना, अभी पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। वाह। तो वो पंक्ति पढ़ते ही मुझे जैसे लगा कि किसी ने मुझे दौड़ा दिया हो। जी और फिर मैं घर आई, मैंने कहा मुझे और पढ़ना है। जी मेरे पति ने कहा क्या पढ़ोगे, हमने कहा पीएचडी करूँगी। जी फिर उन्होंने बीएचयू में ले जा करके पीएचडी करा दिया। पीएचडी कराने के लिए दाखिला आइए कराया। चलते हैं आपके साहित्य के सफ़र की ओर। आपने बताया कि आपको बचपन में लोकगीत गांव में बहुत आकर्षित करते थे और उनको आप हर बार जब सुनती थी उनमें एक नयापन लगता था, जी और पिताजी ने आपको संस्कारों से लिपटे रहने की सीख दी। जी तो पिता की संस्कारों से लिपटे रहने की सीख और संस्कारों का जो गांव के परिवेश में जो उनके कथानक थे और जो वो थे, वो सब आपके साथ मिलजुल कर जी उन्होंने एक पृष्ठभूमि ऐसी तैयार की जी जिसने आपको राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित कर दिया। ये सफ़र कब और कैसे कहाँ शुरू हुआ? लिखना तो मैं शुरू से, मैं जब 8वीं में पढ़ती तब से लिखने लगी जी थी, जी लेकिन छुप छुप के लिखते थे। तो कविताएं पहले ज़्यादा लिखते थे। जी तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े कवि थे, जी श्री सत्यनारायण द्विवेदी शिरीष जी, जी उस जिले के बड़े हम्म अच्छे विद्वान थे। हम्म तो मेरे चचेरे भाई ने मेरी डायरी एक दिन ले जाके उनको दे दी। मैं रोने लगी कि ये भैया ले गए, अब डांट पड़ेगी कि कौन सी किताब है। तो फिर उन्होंने उस पर कुछ टिप्पणियाँ ऐसी लिखी जी कि जो मुझे प्रेरणा दे गई। जी तो उन्होंने लिखा था, ये बाल सूर्य है, उदित हो रहा, कुछ ऐसी हर हर डायरी के जी हर पन्ने पर उन्होंने कुछ लिखा। तब जी। फिर कविताएं, फिर कहानियाँ भी लिखी। उसमें बहुत सारी तो शादी में आए तो घर छूट गई, इधर उधर हो गई, लेकिन लिखने का तब से शुरू किया। लेकिन पहली कविता जब एमए में पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो कॉलेज की पत्रिका में जी पहली कविता छपी। जी। आपकी जो बहुत चर्चित पुस्तकें हैं उसमें उत्तर प्रदेश की लोक कथाएं, अवधि लोकगीत विरासत और इस तरह की कई किताबें हैं। दिन दिन पर्व एक है जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुई, जी उसके जी 4 एडिशन ख़त्म हो गए, अब है नहीं मेरे पास। जी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको, जी उसमें सारे व्रत पर्व त्योहारों कथाएं, उनके चित्र, उनके जो रिचुअल्स जो होते हैं, जो पूजा कैसे की जाती है, पूजन सामग्री क्या है, वो सारा कुछ था। तो लोगों ने उसको, बड़े बड़े विद्वानों ने बताया कि तुम्हारी किताब जो है पूजा घर में लोगों ने रखी है, जी जी। और जब भी कोई व्रत होता है तो उसको निकाल के महिलाएं जो है। तो लोक संस्कृत की जो आपने स्थापना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करी, अवधि और लोकगीत की, जी, ये कैसा संतोष देती है आपको? संतोष बहुत मिलता है। जी और ये जो सम्मान मिला है, मैं बार बार कहती हूँ कि ये सम्मान मेरा नहीं है, इस लोक का सम्मान लोक का है, इस लोक लोक की संस्कृति विरासत का का है, लोक सम्मान विरासत है। का सम्मान है। और मेरी उन बुजुर्ग महिलाओं का जिनसे मैंने लिया, जी चाची, ताई, दादी, नानी, उनका सम्मान है जिन्होंने मुझे सौंपा ये विरासत। विद्याबेन जी, जो बच्चों का साहित्य आपने सृजन किया, जी, ये कौन सा, ये तो एक डिफरेंट पूरा एस्पेक्ट हुआ। बच्चों की भी जो लोक कथाएं मुझे सुनी बचपन में, जी
उनको मैंने देखा आज के संदर्भों में अगर उसको जोड़ते हुए, जैसे पंचतंत्र और हितोपदेश वगैरह इतना प्रभावित करती हैं, जी तो वो कहानियाँ सारी लोक में ऐसे आ गई हैं, घुल मिल गई थोड़ा रूप बदल करके। जी तो मुझे लगा इनको भी इकट्ठा करूं, और उनको इकट्ठा करने के बाद मैंने देखा इसमें से जो तत्व हैं उसको ले करके अगर सरल भाषा में बच्चों के लिए लिखा जाए, जी जी तो देखा बच्चे ज़्यादा उसको पसंद कर रहे जी हैं। जी और जी उसका उत्तर पूछने पर हम्म, स्कूलों में एक हम लोगों ने शुरू किया था दादी नानी की कहानी जी करके। जी तो उसमें स्कूलों में जा करके जब सुनाया तो बच्चे इतने प्रेम से उसको सुनने लगे, लोक कथाओं को। जी और जब उन्हीं लोक कथाओं पर आधारित मैंने कहानियाँ लिखी, जी किशोरों के लिए भी मैंने लिखी, जी क्योंकि किशोरों को साहित्य नहीं हाँ मिलता। नहीं मिलता। तो किशोरों के लिए जब लिखा तो उसमें वो जो बाल अवस्था और युवा अवस्था के बीच की जो आयु है, जी किशोरावस्था, उनके लिए साहित्य नहीं है हमारे यहाँ। जी तो उसमें मैंने कोशिश की तो उसको भी बच्चों ने, किशोरों ने, दोनों ने पसंद किया। तो इस तरह लिखने लगे। आपकी एक पुस्तक एक है सड़क सड़क, पर उगते बच्चे। हाँ, तो ये लोक कथाओं का संग्रह है। जी तो ये भी एक घटना मैंने देखी थी। सड़क पर एक महिला वहीं बरामदे में खाना बनाती थी, उसकी नाली में से पानी बहता था, रोज़ उस रास्ते से मैं जाती थी, जी वो नाली लांघ करके। जी तो एक दिन वो देखा वो अपने पति से झगड़ा कर रही है कि वो लॉटरी टिकट लाया था, तो कह रही तुम जो है पिक्चर देख के आए हो। जी तो ये उन दोनों की लड़ाई, और बच्चे उसके वहीं सड़क पर खेल रहे थे और उनकी ओर उनका रुझान नहीं है, ये सब देख कर कैसे इनके बच्चे पल जाते हैं। ये मन में एक दर्द उठा कि इनको कैसे क्या किया जाए, बच्चे शिक्षित हों, इनको कैसे जागरूक किया जाए। तो उसको लेकर के एक लोक कथा है उसमें, जी और बाकी और लोक कथाएँ हैं। नहीं, टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइटल ही सड़क मुझे पर उगते बच्चे। हाँ, हाँ, तो ये सड़क पर वो उगते पेड़ हैं। हैं, बच्चे उसी तरह के पेड़ जैसे होते जी, हैं, जी, उसी तरह से। पौध है। विद्यापति जी, महिलाओं की समस्याएं कई तरह से वर्णित हैं, जी। व्यथा कथा है, हम्म, साथ ही जिम्मेदारियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका घर में है, घर से बाहर है, और अब तो समाज में, सरकार में भी है। जी, ये पूरा परिदृश्य आपके सामने बदला है, जी, और एक यात्रा है लंबी महिलाओं की, जी। और चलती रही और चली जा रही है अभी भी। आपने नारी चरित्र पर कोई रचना की हो या आपके दिल के करीब हो, आप उसको सुनाना चाहेंगे हमको? मेरी सारी रचनाएं नारी पर ही केंद्रित है। जी 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 केंद्र में नारी ही है। जी जी और इसका प्रभाव मुझे बंगला राइटर्स से जी मिला कि उनके जो पात्र हैं वो बिना बोले भी बहुत कुछ बोल बोलते जाते हैं। हैं। जी जैसे नारी का आपने पसंद किया था एक, जी मैं नारी हूँ, आग हूँ बुझती नहीं, रेत डालते तुम बार बार, पानी हूँ जलती नहीं, जलाते तुम बार बार, भोजन हूँ चुकती नहीं, खाते तुम बार बार, लकीर हूँ जल की बटती नहीं, काटते तुम बार बार, आन हूँ मिटती नहीं, मिटाते तुम बार बार, मैं स्वप्न हूँ टूटती नहीं, तोड़ते तुम बार बार, मैं हंसती हूँ मिटती नहीं, मिटाते तुम बार बार, मैं जीवन हूँ मरती नहीं, मारते तुम बार बार, मैं हंसी हूँ अधरों की रुकती नहीं, छीनते तुम बार बार, मैं सरिता हूँ आंसुओं की सूखती नहीं, तपाते तुम बार बार, और मैं पृथ्वी हूँ नारी हूँ धुरी हूँ परिवार की, मेरे चारों ओर घूमता मेरा घर परिवार, तो मुझे अपनी कील पर स्थिर रहना भी देता सार्थकता बोध, पर मैं हारती नहीं, मैं अपने घर परिवार के प्रकाश पुंजों के चारों ओर शुभकामनाएं ले घूमती हूँ धरती की तरह, अपनी कीली पर भी और अपने सूरज के चारों ओर भी मैं धरती की बेटी हूँ, इसलिए मैं माँ से भी आगे बेटी के जाने की मातृ अभिलाषा पूरी करती हूँ। मैं अपने चाँद सितारों के भी चारों ओर घूमती हूँ देखने को कि वे भूखे प्यासे रत जगे न करें। मेरे सूर्य चाँद सितारे अपनी अपनी चमक में जब बेसुध हो जाते हैं अहंकार से, तब भी, और जब वे असहाय होकर अदृश्य हो जाते हैं तब भी मैं उन्हें फिर से प्रकाश पुंज बनाने की ऊर्जा देने उनके चतुर्दिक घूमती रहती हूँ। मैं नारी हूँ, धुरी हूँ परिवार समाज की, मैं पृथ्वी हूँ और पृथ्वी के केंद्र में भी हूँ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गांव के मिट्टी की खुशबू, संस्कारों का बोध, नारी विमर्श और बच्चे, और इनसे जन्य 124 कृतियां लिखित एवं संपादित, ये है एक रिच हेरिटेज। हम जिनके जन्मदात्री
माँ डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से शानदार तरीके से आपने अपनी मन की सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए और अपनी दायित्व बोध समझते हुए जीवन गुजरा है, ये चैनल हमारा वृद्धजनों को आपसे, आपके जीवन से एक प्रेरणा दे रहा है। वृद्धजनों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ और? कि हमारे यहाँ बचपन में एक कहावत थी जी कि डाभी से पैरा सबको होना पड़ता है। जी डाभी कहते हैं अंकुरित पौध को। जी और जब खाना पीना कुछ होता था तो वृद्ध लोग कहते थे कि क्या हमको पैरा से डाभी होना है, हमारे खाने से क्या होगा, बच्चे खाएं। हाँ तो एक जो अपने को कष्ट दे करके भी अपने परिवार को पालने की जो इस कहावत में संदेश था, जी उसको अब उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि नहीं, पैरा को भी ज़रूरत है जी कि अपनी डाभी जो है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए ही खुद को स्वस्थ रखना है, जी तभी वो उनका भी ध्यान रख सकेंगे जी और उनका कष्ट भी कम करें। क्योंकि अगर हम बीमार हो जाएंगे तो बच्चों को भी परेशानी होगी। जी तो और भी कई बातें हैं, जैसे वृद्ध होना कोई अभिशाप नहीं है। जी अब लोग कहने लगे वृद्धावस्था अभिशाप है, वरदान है। जी ये होना चाहिए गौरव बोध कि हम, हमारे भाग्य में था कि हम इतने वृद्ध हुए, हमने वृद्धावस्था देखी, इतना अनुभव हमें मिला, और जो अनुभव हमें मिला है उस अनुभव को हम अगली पीढ़ी में जो समृद्ध विरासत है उसे सौंपें, ये हमारा दायित्व भी है। एक वृद्ध मुझसे मिले, बहुत दुखी थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं इनसे कहती हूँ, मैं बैठी थी, आगरा का किस्सा है, कि एक महामंत्र है उसको याद कर लो, ये नहीं सुनते। क्या महामंत्र? उन्होंने कहा मौन नोन कौन। तो मैंने कहा इसका मतलब? उन्होंने कहा मौन रहो, कोई झगड़ा नहीं होगा, सबकी सुन लो। नोन, नोन मतलब नमक रोटी जो भी मिले उसमें संतोष कर लो। जी और कौन, अपना एकांत में कोने में बैठ जाओ, किसी के उसमें हस्तक्षेप न करो। अगर ज़रूरी है तो हस्तक्षेप करो, नहीं कोई मानता है तो फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो, ये उनका भाग्य है। तो ये जो महामंत्र उन्होंने बताया, मैंने कई बुजुर्गों से बताया और सब लोगों ने जो है कहा कि भाई बहुत अच्छा महामंत्र है, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। मित्रों, आज ये आपने इतना प्रेरक एक प्रसंग जीवन का सुना और अभी भी जो इच्छा है लिखने की, और अभी भी अवशेष यादें और भाव और चित्त मन में विचार अभी भी उमड़ घुमड़ कर बादल की तरह आते रहते हैं, भिगो देते हैं विद्याबिंद जी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और आप शतायु हों। और अगर इस वृद्धजनों के लिए कोई आप एक लास्ट में मैसेज देना चाहें तो? और एक कविता है जी, परिवार के सभी पंछी जी, अपनी ज़रूरत के अनुसार पुरखों पुरखिनों को चुगते रहे। जी, पुरखे पुरखिने दाना बनकर स्वयं को छींटते रहे घर के आंगन में, जिससे कि पंछी आंगन में रुके रहें। वे अपनी आँखों से उन्हें भर आँख निरखते रहें, पर पंछियों को केवल दाना दिखता रहा। पुरखों की आँखों से झरती ममता और उन्हें देखने की विह्वलता, देखने का उनको होश नहीं रहा। यह भी सोचने की नहीं समझी ज़रूरत कि दाना बनकर प्रस्तुत होने वालों को भी होगी कोई ज़रूरत खाद पानी हवा की, दर्द सहलाने वाले हाथों की। जितना जब स्वादिष्ट लगा उन्हें चुगा गया, जितना सूख गया सड़ गया छोड़ दिया गया, उसे बटोरने का भी नहीं रहा समय या चाव, न समझी गई ज़रूरत ही। वे चुपचाप अपमान उपेक्षा सहते रहे, क्योंकि उनकी जड़ों ने सबके लिए अर्पित होने का ही दिया है संस्कार। और ये संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं, इसलिए बच्चों को चाहिए कि उन्हें जो वरदान मिला है कि उनके बुजुर्ग हैं, उनके सामने उनका आदर करें और जो उनसे मिल रहा है उसे स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको विद्याबिंद जी। और हम, आप शहर का गौरव हैं, और ये जो आपकी रचना है वो एक विपुल संपदा है, और हम आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ
नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।